प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। दिल्ली विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए, बीजेपी भारी भरकम बहुमत से जीती, उसका बिहार पर क्या असर पड़ेगा? क्या बिहार में अब बीजेपी जेडीयू से ज़्यादा सीटों की डिमांड करेगी? ये समझेंगे आज। इसके अलावा क्या अपनी पार्टी को बचाने के लिए नीतीश कुमार अपने बेटे को लॉन्च करने वाले हैं? इन्हीं सब विषयों पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। इसमें हम बिहार की राजनीतिक चर्चाओं के बारे में आपसे बात करते हैं, आपको जानकारी देते हैं। और जानकारी देने के लिए रोज की तरह हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी हमारे साथ मौजूद है। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू। सबसे बड़ी बात तो यही है, मुझे लगता है बिहार के लोग अब सोच रहे होंगे कि दिल्ली का चुनाव निपट गया, अब अगला बड़ा चुनाव है बिहार का, बिहार विधानसभा चुनाव, जिस पर पूरे देश की निगाहें रहेंगी। वैसे भी बिहार से राजनीतिक अपडेट्स लगातार आती ही रहती हैं। अब दिल्ली चुनाव हो गया है, बीजेपी भारी भरकम बहुमत से जीती है, तो ऐसे में उसका असर बिहार की राजनीति पर कैसे पड़ने वाला है? खासतौर पर ये बात कि जो अलायंस है उसमें बीजेपी है, जेडीयू है और चिराग पासवान की एलजेपी है, तमाम पार्टियां हैं, तो बीजेपी के स्टेक क्या अब और बढ़ जाएगा? बीजेपी के अब और ज़्यादा सीटों की डिमांड करेगी और उसको लेकर जेडीयू कैसे रिएक्ट करेगी? बताइए क्या चल रहा है। देखिए, आपको यह बता दें कि दिल्ली में बीजेपी की जीत हुई है, तो इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता इस बात से कि बीजेपी का कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो गया है। सवाल यह है कि बिहार में जब सीटों के बंटवारा की चर्चा की सुगबुगाहट शुरू हुई तो कहा यह जाने लगा कि नीतीश कुमार कम से कम 121 सीट पर लड़ेंगे, उससे कम पर बात नहीं बनेगी जी। अब उसका काउंटर लॉजिक ये दिया जाने लगा कि नीतीश कुमार 121 सीट पर लड़ते भी हैं तो कोई एक आध पार्टी को अकोमोडेट कर सकते हैं। वो जीतन राम मांझी की पार्टी हो सकती है या राष्ट्रीय लोक मोर्चा हो सकती है। मतलब नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे, ये तय है। जिस तरीके से बीजेपी लोकसभा चुनाव में बड़े भाई की भूमिका में थी, वैसे आपको बता दें कि सिर्फ एक ही सीट ज्यादा पर तो लड़ी थी बीजेपी, लेकिन नीतीश कुमार ज्यादा सीट पर लड़ना चाहते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि दरअसल नीतीश कुमार का जो पिछला अनुभव है वो 43 सीट पर सिमट गए। नीतीश कुमार कभी नहीं चाहते कि इतने कम सीट पर लड़ें और हमारा स्ट्राइक रेट कमजोर हुआ तो फिर से हमें तीसरे नंबर की पार्टी नहीं बननी पड़े। तो नीतीश कुमार हर हाल में चाहते हैं कि हम ज्यादा सीटों पर लड़ें, और ज्यादा सीट पर लड़ें तो स्ट्राइक रेट कमजोर भी हुआ तो भी हमें हमारे पास ज्यादा से ज्यादा सीटें हों। चूंकि नीतीश कुमार को ये कॉन्फिडेंस है, उनकी पार्टी को ये भरोसा है कि केंद्र में हमारे समर्थन से सरकार चल रही है, इसलिए राज्य में वो जो भी बीजेपी से कहेंगे बीजेपी मान जाएगी। पर ऐसा होगा क्या, ये एक गंभीर सवाल है। आपको यह बता दें कि एनडीए की मीटिंग चल रही है हर जिले में, हर पार्टी के नेता एक दूसरे के साथ बैठ करके मीटिंग कर रहे हैं, तमाम तरह की बात कर रहे हैं। आज तो इसकी भी चर्चा हुई कि कौन पांडव है कौन कौरव है, क्योंकि जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं उन्होंने एनडीए को पांडव बताया और उधर कौरव बताया। उसके बाद जो है बवाल होना शुरू हुआ। पर ये तो सियासी बातें हैं, लेकिन अंदर खाने जो चल रहा है कि कौन कितने सीटों पर लड़ेगा, तो मुझे लगता है कि बीजेपी थोड़ी ज्यादा असर्टिव होगी। बीजेपी कहेगी कि हमारा स्ट्राइक रेट बढ़िया है, बीजेपी कहेगी हम हर जगह जीत रहे हैं, आपको हमने दिल्ली में सीट भी दिया तो भी आप इस माहौल में नहीं जीत पाए, एलजेपी आर नहीं जीत पाई। तो एक तरीके से बीजेपी का भी काउंटर प्रेशर होगा और जेडीयू को मानना पड़ेगा। मुझे लगता है बीजेपी हर हाल में चाहेगी कि सीटों का बंटवारा अंतिम समय में हो, जिससे नीतीश कुमार के पास कोई विकल्प ना हो कि किसी और विकल्प की तरफ वो देख पाए, चाहे वो आरजेडी के तरफ देख पाए। इसलिए बीजेपी अंतिम तक ले जाने का प्रयास करेगी और उस अंतिम तक ले जाने के क्रम में बीजेपी बेहतर बार्गेन करने का प्रयास करेगी। जहां तक एक बात यह भी कहा जा रहा है कि 100 सीटों पर दोनों लड़ेंगे, जेडीयू लड़ेगी, बीजेपी लड़ेगी और 43 सीटों को बांट दिया जाएगा। इसमें एक सवाल यही उठ रहा है कि अगर 43 सीटों को बांट दिया जाता है तो क्या 43 सीटों को बांटने के बाद इसमें इसको कितना मिलेगा?
एलजेपीआर को क्या मिलेगा, ये तो एक सवाल है ना। बिल्कुल, बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल है। इसलिए आपको बता दें कि इस तरह की का दाव पे चलता रहेगा, लेकिन मुख्य जो दो प्लेयर हैं वो कौन है, जेडीयू और बीजेपी। ये दोनों का एक साथ बने रहना बहुत जरूरी है। उसके बाद तवज्जो दिया जाएगा एलजेपीआर मतलब चिराग पासवान को, उसके बाद तवज्जो दिया जाएगा जीतन राम मांझी को जो कि सरकार का हिस्सा है, और साथ ही साथ साधा जाएगा राष्ट्रीय लोक मोर्चा को जो कि उपेंद्र कुशवाहा है। कहा यह भी जा रहा है कि किसी भी तरीके से जो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता हैं उनको इस तरफ लाने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन उस प्रयास में किस हद तक कामयाबी होगी वो देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि वो भी बेहतर डील करने का प्रयास करेंगे। हम आपको सौरभ बता दें कि जो इंडिया ब्लॉक है उसमें भी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पर कोई 100% लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं, 50-50 मान करके चल रहे हैं। वो ऐसा समझ रहे हैं कि ये एक ऐसी पार्टी है, मुकेश सहनी ऐसे नेता हैं जो अपनी पार्टी के लिए बेहतर डील करेंगे और जहां बेहतर डील उन्हें मिलेगा उधर चल देंगे। तो सवाल ये उठता है कि क्या उनको एनडीए में बेहतर डील मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि नीतीश कुमार ने अभी भी मुकेश सहनी का घर खाली नहीं कराया है, तो क्या जेडीयू की नीतीश कुमार की मुकेश सहनी पर बड़ी कृपा है, मतलब अभी भी एक दरवाजा खोल करके रखा है नीतीश कुमार कि मुकेश सहनी को ऐन वक्त पर अपने तरफ बुला सकते हैं, इस तरह की भी बात हो रही है। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि एनडीए हर हाल में चुनाव जीतना चाहती है। अब बीजेपी चूंकि दिल्ली में जीती है, अरविंद केजरीवाल जैसी ताकतवर अपोनेंट को हरा करके बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, तो बिहार में भी बीजेपी चाहेगी कि वो अपने मन मुताबिक मन माफिक सीट मान सके और एनडीए पर अपनी लगाम मजबूत कर सके। पर देखिए नीतीश कुमार भी बाजीगर है, नीतीश कुमार भी इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं है, और जब जब नीतीश कुमार के सामने क्राइसिस आता है एक ऐसी ताकत उन्हें मदद कर देती है कि फिर से नीतीश कुमार चैंपियन बन जाते हैं। लोकसभा चुनाव इसका परिणाम है। अभी लोग बार बार चर्चा कर रहे हैं कि जेडीयू का भविष्य क्या है, तो ये सारी बातें चल रही हैं, लेकिन सवाल वही है कि बीजेपी अब डिफेंसिव नहीं रहेगी। बीजेपी को लगेगा कि जो मेरा हक है और जो वाजिब हिस्सा है उस हिसाब से हमें सीटें मिलनी चाहिए। बीजेपी भले ही कहेगी कि सिंबॉलिकली आप 1-2 सीट ज्यादा ले लीजिए, लेकिन बराबरी के ही सीटों पर हम लड़ेंगे। पर यह देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार कैसे तैयार होते हैं। बिल्कुल, नीतीश कुमार को तैयार करना आसान नहीं होगा, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है जो आपने लोकसभा वाला उदाहरण दिया कि लोकसभा में एक ही सीट ज़्यादा भले हो पर बीजेपी की ज़्यादा थी, तो उसको मुझे लगता है वो मुद्दा बनाएंगे कि लोकसभा में जब केंद्र की बात थी तो हमने आपको एक सीट ज़्यादा दी, अब विधानसभा की बात है तो यहाँ पर बड़े भाई बन के हम रहेंगे, हमारी लीडरशिप पे आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा, मुख्यमंत्री का फेस नीतीश कुमार होंगे। मगर बीजेपी भी जाहिर सी बात है कि चुप रहने वाली नहीं है, और अब दिल्ली का जीत का उत्साह है। दिल्ली से पहले महाराष्ट्र जैसा बड़ा राज्य, हरियाणा जैसा राज्य चुनाव जीता है, तो जाहिर सी बात है कि कॉन्फिडेंस हाई होगा। और अगला बड़ा जो लक्ष्य है, चुनाव है, वो बिहार ही है, तो वहाँ भी बिल्कुल कोई मौका बीजेपी छोड़ना नहीं चाहेगी। मगर इस बीच नीतीश कुमार की पार्टी में जो भी चल रहा हो, चर्चा लगातार ये भी रहती है कि नीतीश कुमार के बाद कौन, और ये चर्चा एक और फिर उठी हुई है कि क्या नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार नाम है उनको लॉन्च करने वाले हैं। क्या ये चर्चा जो चल रही है सही बात है, और ये चर्चा बार बार घूम घूम के आती क्यों है, हो भी रहा है कुछ? देखिए, आपको एक बात बहुत साफ कह दे, दरअसल जेडीयू के भविष्य को लेकर के चिंता तो है। जो बड़े नेता हैं नीतीश कुमार के बाद वो कोई मास सपोर्ट वाले नेता है नहीं, और नीतीश कुमार के जो परिवार के लोग हैं, शुभचिंतक हैं, वो इस बात की चिंता कर रहे हैं कि आखिरकार जेडीयू का होगा क्या। जहां तक नीतीश कुमार का सवाल है तो नीतीश कुमार के भीतर भी चिंता है। हमारे सूत्र बताते हैं कि उनके बेटे का क्या होगा, क्योंकि देखिए निशांत की मां नहीं रही, नीतीश कुमार भी अब उम्र के अंतिम पड़ाव पर हैं, जिस तरीके से उनका स्वास्थ्य है अक्सर वो सवालों के घेरे में रहता है। तो सवाल यह है कि नीतीश कुमार के बाद क्या, नीतीश कुमार के बाद कौन। और तीसरी बड़ी बात यह होती है कि आरजेडी में तो ठीक है, लालू प्रसाद के बाद तेजस्वी यादव ने संभाल लिया, और बच्चे हैं जो चाहते हैं कि हम लालू प्रसाद के विरासत को संभालें, लेकिन लालू प्रसाद ने तेजस्वी यादव को लगभग कमान सौंप दिया है।
अब आप ये समझिए कि फिर जेडीयू को कौन संभालेगा। आरसीपी सिंह रहे नहीं, मनीष वर्मा को फिर से साइड कर दिया। उसके बाद जो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द नेता हैं, विजय चौधरी ऊंची जाति से आते हैं, ललन सिंह ऊंची जाति से आते हैं, संजय झा ब्राह्मण है ऊंची जाति से आते हैं। तो जो जेडीयू का कोर वोट बैंक है वो ना तो भूमिहार है ना ब्राह्मण है, वो तो कुर्मी है और क्वेरी है। तो सवाल यह है, और खास तौर पर आप क्षेत्रीय दल का देखेंगे तो क्षेत्रीय दल तभी तक वजूद में रहता है अगर उसके नेता अपनी विरासत अपने सुपुत्र को सौंप देते हैं। डीएमके उदाहरण है, समाजवादी पार्टी उदाहरण है, आरजेडी उदाहरण है, यहां तक कि नेशनल पार्टी कांग्रेस है वो भी इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। यहाँ आप देख लीजिए झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड में वो इसका उदाहरण है। कहा जा रहा है ममता बनर्जी भी अभिषेक बनर्जी को सौंपने जा रही हैं। तो ये सारे ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण हैं जिसको देख करके ये लगता है कि जो भी रीजनल पार्टीज है वो अगर अपनी विरासत अपने सुपुत्र को, अपने बेटे को, अपने भतीजे को सौंपती है तो वही पार्टी प्रासंगिकता कायम रखती है। जहां तक सवाल है उद्धव ठाकरे का, तो उद्धव ठाकरे की पार्टी आप देख लीजिए शिवसेना उद्धव कमजोर इसलिए हो गई क्योंकि उद्धव ठाकरे के नाम पर चलने वाली पार्टी उद्धव ठाकरे के विचारधारा के ठीक विपरीत चलने लगी, कांग्रेस से अलायंस कर लिया। तो ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको देखते हुए जो जेडीयू के सिंपैथाइजर हैं उनके भीतर चिंता है कि जेडीयू की कमान संभालेगा कौन। पिता के भीतर चिंता है कि मेरे बाद निशांत का टेक केयर करेगा कौन। तो ऐसे में अंदर खाने ये बड़ी चर्चा है और कहा जा रहा है कि जो जेडीयू के वोटर्स हैं उनके भीतर भी मायूसी है कि नीतीश कुमार इस तरीके से बीमार हैं तो अब ये पार्टी पर पकड़ किसकी हो। अगर कोई और पकड़ बनाएगा तो वो नीतीश कुमार जिस तरीके से विश्वास हासिल किए हुए हैं उस तरीके से वो लोग वोटर्स का विश्वास हासिल करने में कामयाब तो होंगे नहीं। इसलिए जो परिवार के लोग हैं, जो शुभचिंतक हैं, वो अब खुल करके बोलना शुरू कर दिए हैं कि निशांत को टेक ओवर करना पड़ेगा। नीतीश कुमार ने अपने तरफ से अभी कुछ नहीं बोला है, जो मेरे सूत्र कहते हैं। लेकिन एक चर्चा ये बड़ी तेजी से है कि निशांत की लॉन्चिंग अप्रैल मई में की जा सकती है। अच्छा। और इसके पीछे का मकसद ये है कि अगर निशांत की लॉन्चिंग होगी तो जो जेडीयू के वोटर्स हैं उनके बीच एक आशा की किरण होगी। जैसे जेडीयू के वोटर्स अभी मान लीजिए नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है लेकिन जेडीयू के वोटर्स को लगेगा ना कि नीतीश क्या अगले 5 साल तक चल पाएंगे, क्या उनका स्वास्थ्य इस तरीके से उनका साथ देगा, और साथ नहीं देगा तो नीतीश के बाद कौन। ये सवाल तो भी आप देखते हो उठता है पंकज जी कि नीतीश कुमार अगर कल को भगवान न करे ना रहे तो उसके बाद फिर कौन रहेगा और क्या पार्टी टूट जाएगी। मतलब टूटने के लिए कहते हैं लोग कि कुछ लोग आरजेडी में चले जाएंगे, कुछ लोग बीजेपी में चले जाएंगे। देखिए नहीं रहने की बात तो नहीं है लेकिन ये बात जरूर उठती है कि अब वो उतने फिट नहीं है, उस तरीके से कैंपेन कर नहीं सकते हैं, उस तरीके से चल नहीं सकते हैं। कई बार उनको उनके वक्तव्यों को लेकर के भी बहुत तरह की बातें कही जाती है। बहुत सारे नेताओं ने उनकी मानसिक स्थिति को लेकर के भी सवाल उठाया, बहुत सारे नेताओं ने जो कल उनके साथ थे या आज जो उनके विपक्ष में। ऐसे में एक सवाल तो है ना कि बीमारी एक वजह है और नीतीश कुमार लालू प्रसाद लगभग एक ही एज के हैं, तो लालू प्रसाद भी रिटायरमेंट के रास्ते में आगे बढ़ चुके हैं, बराबर की ताकत पार्टी में अपने बेटे को दे चुके हैं, तो वो घर में बैठ करके किसी तरीके से सपोर्ट करते हैं पर एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर हैं। नीतीश कुमार भी अब एक्टिव पॉलिटिक्स में बने रहने के लिए फिट हैं क्या, ये एक सवाल उठता है और ये गंभीर सवाल है। तो सवाल ये है कि इनके बाद कौन। तो इनके बाद जो नेता सामने आते हैं, अशोक चौधरी नहीं, उनका कांग्रेस का बैकग्राउंड रहा और अशोक चौधरी दलित नेता हैं। अब बचा 3 और नेता, विजय चौधरी, संजय झा, ललन सिंह, ये तीनों अपर कास्ट से हैं। तो इसलिए ये बात उठती है कि भाई जब हम जेडीयू के कोर वोट बैंक को देखेंगे तो ये तो कुर्मी और कुशवाहा है, क्वेरी है, तो और ईबीसी है, तो ऐसे में 13-14% वोट को संभालेगा कौन। और अगर जो मैंने जिन नेताओं का नाम लिया अगर उनको नेतृत्व सौंप दिया गया तो क्या वो संभाल पाएंगे।
ये एक बड़ा सवाल उठता है। फिर जो नीतीश कुमार के शुभचिंतक हैं, जो परिवार के लोग हैं, जो परिवार के प्रति सिंपैथेटिक हैं, वो कहते हैं कि क्यों नहीं निशांत को लाया जाए, पिता की विरासत को भी संभाल लेंगे निशांत, और साथ ही साथ जो 13-14% वोट बैंक है उसको संभालने में कामयाब रहेंगे। और जैसे पिता को असिस्ट नीतीश कुमार के करीबी लोग करते हैं, वैसे ही बेटे का साथ उस तरीके से देंगे तो जेडीयू बची भी रह जाएगी। और 2025 में जो वोटिंग होगा विधानसभा चुनाव में, तो जो जनता वोट करेगी उसके अंदर एक विश्वास भी रहेगा कि नीतीश नहीं तो उनके सुपुत्र कमान संभालेंगे। मतलब जेडीयू प्रासंगिक बनी रहेगी, जेडीयू की आयु लंबी रहेगी, और जेडीयू ऐसा नहीं है कि पार्टी खत्म होने जा रही। ये सवाल तब उठता है जो आपने सौरभ पूछा, ये सवाल तब उठता है कि नीतीश बीमार पड़ जाते हैं, बेड रिडन हो जाते हैं, अब वो उम्र के उस पड़ाव में है, तो फिर पार्टी कौन संभालेगा? दूसरा जो भी संभालने आएगा उस पर जनता भरोसा करेगी क्या? और अगर पार्टी की स्थिति ऐसी हो जाएगी तो क्या आधी पार्टी आरजेडी में चली जाएगी, आधी पार्टी क्या बीजेपी में चली जाएगी? इस तरह के बहुत सारी बातें होती हैं, और इसी तरह की बातों से बचने के लिए जो परिवार के सिंपैथाइजर हैं, रिश्तेदार हैं, वो ये कहते हैं कि निशांत को पार्टी सौंप देनी चाहिए। पर अभी जो मेरे सूत्र कहते हैं नीतीश कुमार के तरफ से ऐसा कोई जवाब नहीं आया है। पर एक बात और कही जा रही है कि निशांत पार्टी में मई अप्रैल महीने में किसी भूमिका में आ सकते हैं। नीतीश कुमार के पास इकलौता विकल्प यही बच गया है। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि पार्टी फोरम पर कार्यकर्ता खूब आगे बढ़ करके बोलने लगे कि निशांत को लाइए, नीतीश के बाद कौन, तो निशांत कुमार पार्टी ऐसे बचेगी, और इस तरीके से कार्यकर्ताओं के रिक्वेस्ट पर नीतीश कुमार मानने को तैयार हो जाएं। क्योंकि पॉलिटिक्स में बहुत कुछ करना पड़ता है, जो कि जनता को लगे कि जो नीतीश कुमार वंशवाद का विरोध करते रहे हैं, वो नीतीश कुमार मजबूर होकर के अपने बेटे को सामने ला रहे हैं। तो इस तरह की बात आपको देखने को मिल सकती है। पर निश्चित तौर पर यह चर्चा का विषय है, बड़ा सवाल है। जेडीयू के भीतर अनसर्टेनिटी है, कार्यकर्ताओं में चिंता है, परिवार के जो समर्थक हैं वो परेशान हैं, और खासतौर पर जो रिश्तेदार हैं वो इस बात को लेकर के सोच रहे हैं कि आखिरकार जेडीयू को कौन बचाएगा। और उनके दिमाग में एक ही बात आ रही है कि नीतीश के बाद जेडीयू को बचाने की क्षमता अगर किसी में है तो वो निशांत कुमार में ही। बिल्कुल, तमाम लोगों को लगता है कि निशांत कुमार ऐसा कर सकते हैं, पर मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी होगा बिहार में तो सोचता होगा कि भाई निशांत कुमार अभी तक पॉलिटिक्स में नहीं जुड़े रहे, उन्होंने पॉलिटिक्स नहीं की है, तो क्या वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालने को तैयार होंगे? तो तमाम सवाल हैं जो कि राजनीति में उपस्थित रहते ही हैं। बाकी बिहार की राजनीति है तो वहाँ तो सवालों का ढेर रहता ही है और चर्चाओं का ढेर भी रहता है, और यही बिहार की राजनीतिक चर्चाएँ लेकर आप तक हम आते रहते हैं। लगातार आप इस शो को देखते रहिए। बिहार चुनाव करीब है तो लगातार हम भी प्रयास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप तक लाएं। आप कुछ अगर खास तौर पर जानना चाहते हैं किसी भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट के बारे में, किसी पॉलिटिक्स के से जुड़े नेता के बारे में, तो हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में लिखकर। बाकी देखते रहिए TV9 बिहार झारखंड। शुक्रिया। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।